हेलो। अभी हम वोल्टेज रेगुलेशन को ही डिस्कस करेंगे किसी और मेथड से। ठीक है, तो हमें पता है वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। किसी भी अप्लायंस में वोल्टेज रेगुलेशन आती है, हर एक चीज़ में होती है। इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि जो हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं और जो वोल्टेज हमें किसी लोड के टर्मिनल पे मिलती है वो सेम नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो आपको अगर हम कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करेंगे तो जितनी यहाँ पे वोल्टेज है वही हमें इस टर्मिनल पे भी मिलेगी। पर अगर हम कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से लोड का मतलब है करंट, तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा। तो उस करंट की वजह से जो इंटरनल वायर्स हैं, वाइंडिंग्स हैं, उसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है उसमें भी कुछ ड्रॉप हो जाता है। तो उस कारण जो लोड पे मिलता है आपको वो I/R ड्रॉप, बीच की वायर की अपनी रेजिस्टेंस में भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाएगा, तो लोड पे हमेशा आपको कम मिलेगा। ठीक है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है और ये हर एक जगह होता है। आप ट्रांसमिशन लाइंस में भी वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। बट अभी हम अगर बात करें अपने सिंक्रोनस जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने सिंक्रोनस जनरेटर का इक्वेशन सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट हमने स्टडी किया था। वो होता है आपका, उसमें वाइंडिंग की रेजिस्टेंस का कंपोनेंट भी आता है, कुछ आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी ड्रॉप होता है और कुछ लीकेज फ्लक्स की वजह से भी ड्रॉप होता है, जो हम अपने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्म में लेते हैं। और यहाँ पे इतना ड्रॉप होने के बाद आपको हमें लोड पे मिलता है और इसकी भी हमने इक्वेशन निकाली थी, E इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, प्लस IA R प्लस आयोटा IA XAR प्लस आयोटा IA XL आई थी। और इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, IA आ जाएगा यहाँ पे और बचेगा R प्लस आयोटा XL प्लस XAR, और यहाँ पे इसको हम VT प्लस IA R प्लस आयोटा XS लिखते थे, और इसे हम IA R प्लस आयोटा XS ZS होता था इम्पीडेंस। इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ड्रॉप क्यों आ रहा है आपका? क्योंकि सर्किट की इम्पीडेंस है कुछ, तभी आ रहा है ना। अगर ये कुछ इम्पीडेंस ही नहीं होता तो कुछ भी ड्रॉप नहीं आना था। ठीक है, पर वो तो होता है आपका आइडियल केस, पर प्रैक्टिकल मशीन में तो कुछ ना कुछ हमेशा ड्रॉप रहता है इन सब फैक्टर्स की वजह से। तो हमें बेसिकली Z अपना कैलकुलेट करना है, जिसकी वजह से अब ड्रॉप आ रहा है। पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने डेरिवेशन की थी, ठीक है, E निकालने वाली। अब हम ZS को कैलकुलेट करने का मेथड देखते हैं। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड हम देखेंगे। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन वैसे बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट लोडिंग मेथड, ठीक है, और एक है आपका इनडायरेक्ट लोडिंग। ठीक है, अभी तक ये मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। साइड में आप लिख सकते हैं अपने नोट फॉर्म में, बट आगे मैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस के आपको नोट्स दूंगी। तो अब डायरेक्ट लोडिंग में क्या है? डायरेक्ट लोडिंग का मतलब है कि हमें पता है वोल्टेज रेगुलेशन वैसे क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन है आपका नो लोड वोल्टेज, ठीक है, माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इनटू 100। ये इस तरह से हम परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। तो डायरेक्ट लोडिंग में तो हम क्या करेंगे, मशीन लेंगे, कोई भी आपकी मशीन है जिसकी हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी है, उसको हम नो लोड पे देखेंगे कितनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, फिर हम ऐसा लोड लगाएंगे जिसके कोरस्पॉन्डिंग फुल मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, जो रेटेड करंट है। ठीक है, उस वैल्यू पे हम टर्मिनल वोल्टेज नोट करेंगे और हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट लोडिंग में, हम डायरेक्ट लोड लगा रहे हैं और रियल टाइम में उसको मेजर कर रहे हैं। पर क्या होता है कि जो मशीन्स हैं आपकी वो बहुत हाई रेटिंग की भी होती हैं। अब उसकी वोल्टेज रेगुलेशन की टेस्टिंग हमें मशीन को इंस्टॉल करने से पहले करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम उस वक्त हमें
वहाँ पे मतलब टेस्टिंग के लिए हमें इतनी अरेंजमेंट नहीं होता वहाँ पे कि हम लोड को आप मूव करा सकें। मतलब जनरेटर के केस में हम टेस्टिंग स्टेज में हम वहाँ पे मान लो हाइड्रो जनरेटर है तो हम टेस्टिंग करते वक्त तो वहाँ पानी से उसको घुमा के फुल लोड पे उसको चेक करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लोडिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे हम इनडायरेक्ट लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट लोडिंग का यूज़ हम बहुत कम रेटिंग के जनरेटर्स में कर सकते हैं, ठीक है। पर लार्ज मशीन्स में ये पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट लोडिंग मेथड, ठीक है। तो ये सिर्फ हम स्मॉल मशीन्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हम स्टिमुलेट कर सकते हैं वैसी कंडीशंस को, लोड को हम लगा सकते हैं। पर एक्चुअल में हम इनडायरेक्ट लोडिंग मेथड यूज़ करते हैं, हम असली में लोड नहीं लगाते और किसी मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमने डायरेक्ट लोडिंग में तो डायरेक्ट हमने नो लोड वोल्टेज और अपनी फुल लोड वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करके ये निकाल दिया था, ठीक है। पर इनडायरेक्ट मेथड में हम ZS निकालेंगे, ठीक है। अब हम ZS को कैलकुलेट करने के लिए हम इस मेथड देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बाय सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो अब आप यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करना, जो पहले था वो सिर्फ आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। तो हमें पता है कि E=V + IA/ZS है। तो अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करनी है तो हम ZS कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब उस ZS को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो एक होगा आपका ओपन सर्किट टेस्ट और एक करेंगे हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब क्योंकि हमें पता है Z क्या है, इम्पीडेंस ही है, ठीक है। अब किसी भी सर्किट में जैसे आपका रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, वोल्टेज अपॉन करंट से। अब AC सर्किट में आपका रेजिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे X रिएक्टेंस भी होती है। तो वहाँ पे ZS भी बेसिकली हमें क्या करना है, वोल्टेज अपॉन करंट से ही निकलता है, इतना तो आपको ऑलरेडी पता है। तो हमें इसमें ये 2 चीज़ें ही निकालनी है, वोल्टेज और करंट, ठीक है। मतलब आपकी एक मशीन है, ठीक है, और वहाँ पे लोड हम लगाते हैं और बीच में हमें पता है यहाँ पे ये जो ड्रॉप होता है वो ZS में होता है। अब हमें ये ZS निकालना है। तो इस ZS के लिए हमें क्या चाहिए, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालनी पड़ेगी और इसके अक्रॉस हमें करंट निकालना पड़ेगा, फुल लोड मतलब मैक्सिमम करंट जितना होगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें ZS आ जाएगा। तो उसके लिए हम एक सबसे पहले टेस्ट करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। हमें पता है Z हमें निकालना है, Z होता है V/I। तो ओपन सर्किट टेस्ट बेसिकली हम इस ओपन सर्किट वोल्टेज को हम निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है ऑल्टरनेटर इज़ रन एट रेटेड स्पीड एट नो लोड, ठीक है। ऑल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम ऑल्टरनेटर भी कहते हैं क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम खुद रोटेट करवा रहे हैं रेटेड स्पीड पे और कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेटर इज बीइंग रोटेटेड एंड नो लोड इज कनेक्टेड। सेकेंड पॉइंट इज अब रोटेट करवा रहे हैं तो अब वोल्टेज जनरेट होगी कॉइल्स में, तो अब उस वोल्टेज को हमें नोट करना है। टर्मिनल वोल्टेज इज मेजर्ड एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्साइटेशन करंट, ठीक है। एक्साइटेशन करंट का मतलब है आपका फील्ड करंट, ठीक है। मतलब जो हम अपने फील्ड को दे रहे हैं, इसमें आपको पता है फील्ड हम रोटेटिंग बनाते हैं, तो उस फील्ड करंट को हम धीरे धीरे मतलब इंक्रीज़ करवाएंगे। जब वो कम होगा तो मतलब कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसको वो रोटेट करा रहे हैं तो उसकी वजह से कम जनरेट होगी वोल्टेज। तो वैसे ही मतलब अलग अलग वैल्यूज़ पे धीरे धीरे हम उसको फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते हुए, फील्ड या एक्साइटेशन करंट एक ही बात है, उसको इंक्रीज़ करेंगे और उनकी वैल्यूज़ पे हम कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज जनरेट होगी उसको हमें रिकॉर्ड करना है। टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करना है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फील्ड करंट पे।
थर्ड पॉइंट है रिलेशन बिटवीन एक्साइटेशन करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज गिव्स ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोनों का हमने ग्राफ बनाना है, उसकी वजह से हमें ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। दोनों में क्या रिलेशन है, तो आगे हम ग्राफ देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन एक्साइटेशन करंट या फील्ड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, ठीक है। तो ओपन सर्किट है तो टर्मिनल वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे क्या सा ग्राफ आता है, जैसे जैसे फील्ड ज़ीरो है तो ई भी ज़ीरो है, जैसे इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे ई भी इंक्रीज़ करेगा और ऐसे लीनियर ग्राफ बनता है। पर बाद में जाके ये थोड़ा कर्व हो जाता है, ठीक है। तो कर्व क्यों होता है ये, क्योंकि इनिशियली तो जितना हम फील्ड देंगे उतना ही आपका वो भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ हो रहा है। पर एक पॉइंट के बाद क्या होता है, अगर हम फील्ड बढ़ा भी दें तो उतना इंक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है, जैसे पहले हो रहा था, क्योंकि अब सैचुरेशन आ जाती है। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी भी एक सैचुरेशन आ जाएगी, एक फर्दर पॉइंट के बाद वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा मतलब थोड़ा कर्वेचर आ जाता है आपके ग्राफ में। तो बस आपको ये रिमेंबर करना है किस तरह से आपका ओपन सर्किट ग्राफ बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करना है, हमें अगेन ऑल्टरनेटर को हमें रोटेट कराना है खुद, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उसमें हम ओपन रखते थे, अब इसमें हमें क्योंकि करंट मेजर करना है और क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सर्किट की इम्पीडेंस मेजर करनी है, ये जेड करना है कैलकुलेट। अब हम अगर लोड लगा देंगे तो जो भी करंट आएगा वो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, पर हमें सिर्फ जेड एस के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है, ताकि जो भी हमारा वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू है वो हमें जेड एस देगी। तो हमें बेसिकली अब ये शॉर्ट करना है, ठीक है। तो आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। अब रिलेशन बिटवीन आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जो हम एक्साइटेशन करंट और जो ये शॉर्ट सर्किट करंट होगा उसको हम अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ एक्साइटेशन पे रिकॉर्ड करेंगे। कम फील्ड पे आपका कम करंट आएगा, जैसे जैसे फील्ड इंक्रीज़ करोगे आपका करंट्स भी इंक्रीज़ होगा, तो हमें वो चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे हमें पता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन एक एक्सिस पे हमारा ओपन टर्मिनल वोल्टेज होती है और एक पे फील्ड, और हमने देखा ये थोड़ा आगे की तरफ जब इंक्रीज़ होता है तो थोड़ा नॉर्मल लाइन से कर्व हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। तो और अगर हमें शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके शॉर्ट सर्किट करंट और आईएफ के बीच में होंगे, ठीक है। और ओपन सर्किट हमारे जैसे टर्मिनल वोल्टेज और आईएफ के बीच में थे, ओपन सर्किट में हम वोल्टेज मेजर करते हैं और शॉर्ट सर्किट में हमें करंट देखना होता है, ठीक है। क्योंकि हम शॉर्ट सर्किट में क्या करते हैं, हमने शॉर्ट कर दिया था, तो जो इंटरनल जेडएस था वो हमारा सिर्फ रहेगा, और यहाँ पे आप एक एमीटर लगा सकते हैं जिससे हम वो करंट मेजर करेंगे। और ओपन सर्किट में हम ओपन करते थे और ये वोल्टेज मेजर करते थे और करंट। तो शॉर्ट सर्किट के लिए हमें एक करंट वाली एक्सेस चाहिए, तो वो हम यहाँ पे देखो, अगर मैं करंट बना दूँ तो ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है। क्योंकि इस एक्सिस पे मैं दो क्वांटिटीज़ नहीं शो कर सकती, तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज करी है और इधर शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे भी जब फील्ड ज़ीरो है, देखिए यहाँ पे, तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट भी ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे होगा। फिर जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी, फील्ड यहाँ पे बढ़ रही है, तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट भी इंक्रीज़ होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो ये आपके हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों को ही एक ही ग्राफ में बना दिया है। ओपन सर्किट ई और आई एफ के बीच का रिलेशन है और शॉर्ट सर्किट आई शॉर्ट सर्किट और आई एफ के बीच का रिलेशन है। अब हमें अगर जेड निकालना है तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फील्ड पे देखेंगे। सपोज हमने ई वाली वैल्यू ले ली, ठीक है। तो इस वैल्यू पे
आपकी कितना वोल्टेज है और कितना करंट है, उनको हमें डिवाइड करना है। तो मैं ये अगर मार्क कर दूँ तो ये मान लो A B C है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे ZS निकालना है, ठीक है, तो ZS होगा आपका ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट एट सेम एक्साइटेशन। एक ही वैल्यू ऑफ IF पे हमें देखना है, दैट इज़ IF, ठीक है। तो एक वैल्यू ऑफ IF पे हमें ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट की रेशियो निकालनी है। तो इस वैल्यू ऑफ IF पे देखिए कितना है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, AC है, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, AB है। तो ये आ जाएगा हमारा AC वोल्ट्स है और AB करंट है। तो दोनों की रेशियो आपकी ZS आ जाएगी और इम्पीडेंस के यूनिट आपके ओम्स होते हैं, तो ये इतने ओम्स आएगा, ठीक है। और अगर हम हर एक वैल्यू पे इनकी वैल्यू को मैं डिवाइड करती रहूँ, अगर मान लो मेरे को इस वैल्यू पे निकालना है ZS, तो मैं इस वैल्यू पे हम देखेंगे कितना है आपका IF अपॉन इतनी वोल्टेज आ जाएगी और इतना करंट आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है। ये आपका ZS का ग्राफ आएगा, ठीक है। ग्राफ जस्ट आप बना सकते हैं, पर ये मैथमेटिकल हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ZS की वैल्यू हम देखते हैं, जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ती है तो ZS की वैल्यू आपकी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं एक स्टार करके कि एट हायर वैल्यूज ऑफ IF, ठीक है, हायर वैल्यूज ऑफ IF पे लोअर ZS इज सीन, ठीक है। बस हमें ये कैलकुलेट करना है, बेसिकली इम्पोर्टेंट बस ये वाला पॉइंट है।